बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। रिलायंस का रोल, ऑल्दो ये सब समझते हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर है, वेटेज है, इसको एक दिन के लिए नहीं रखना चाहिए, इसको लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। लेकिन मैं इस समय के सिनेरियो में रिलायंस के प्ले के, रिलायंस के रोल की जरा आपसे आइडिया लेना चाहता हूँ। इस समय जो रिलायंस चल रहा है, ये बाज़ार को ऊपर टिकाए रखने में कितनी हेल्प करेगा सर? ये जो लोग वेट कर रहे हैं कि डिप आएगा, हम अब प्लस कर लेंगे, हमसे गलती होगी, हमने साल की सबसे अच्छी रैली को मिस कर दिया, ये रिलायंस उनके कहीं सपनों पे पानी तो नहीं फेर देगा? डिम्पी, जब चीजें चलनी शुरू होती हैं तो वो रुकती नहीं है। और वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फीलिंग है, ये बहुत आम है मार्केट्स में। बहुत सारे लोग इंतजार करते रह जाते हैं। और यही टाइम है जब आपकी रिसर्च आपके काम आती है, जब आप निरंतर रूप से स्टॉक्स को, मार्केट्स को स्टडी करते रहते हैं, तो वो मदद करता है। मेरे अंदाजे से जिस तरह से रिलायंस का सेटअप है, जो चार्ट बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई अर्निंग्स में इशू है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है। और इसके अलावा एक, जब ये जियोफिन इसमें से निकला था, तो तब एक छोटा सा गैप है जो कि मुझे लगता है दोबारा से फिल करेगा। मेरा ये मानना है कि अभी लार्ज कैप्स में वो स्टीम पकड़ी ही नहीं है। जैसे आज हमने देखा आईटीसी में तेजी बनी, रिलायंस में तेजी बनी, ये दो दिग्गज ही अपने आप में काफी हैं बाजार को खींचने के लिए। दूसरा, अगर हम आईटी को देखें तो आज टीसीएस में भी तेजी थी। तो अभी जो, और आई थिंक एक डेढ़ महीने से आप आईटी के बारे में मुझसे पूछते आ रहे हैं डिम्पी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें इसमें रेगुलर खरीदारी करनी है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आईटी जो है वो लंबी अवधि के लिए बहुत ही सेफ ऑप्शन है। क्योंकि जब भी बाजार तेजी में होते हैं तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पैसा डालें कहाँ। तो दे द मनी सीक्स सेफ्टी, फ्लाइट टू सेफ्टी जिसे कहते हैं। तो आईटी जो है कंजर्वेटिव सेक्टर माना जाता है, तो आईटी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है रिलायंस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे इन लेवल्स पे। और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इसको आप लेके रखिए, लंबी अवधि के लिए लेके रखिए, इसमें निरंतर पैसा बनेगा। इसके साथ साथ जो इसका बच्चा निकला है जियोफिन, मुझे लगता है जियोफिन भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है। ये लेके रखना चाहिए। और ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है। मैंने शायद आपके चैनल पे भी बोला या किसी और चैनल पे, मुझे याद नहीं, पर ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है। क्योंकि जब भी मुकेश भाई कुछ बड़ा करते हैं तो जाहिर है उसके पीछे बहुत बैकिंग होती है। अच्छी संभावना है कि क्योंकि रिलायंस बहुत बैंकिंग में आना चाहता था, अच्छी संभावना है, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये कोई अभी श्योर कुछ नहीं है, बट अच्छी संभावना है कि रिलायंस को एक बैंकिंग लाइसेंस मिले जियोफिन के थ्रू या एनबीएफसी के थ्रू। तो वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ब्लैक रॉक का बैकिंग है, पैसे का कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है जब आपके पास कैपिटल सस्ती दरों पे अवेलेबल है, नंबर वन, सेकेंडली बैकिंग बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है, तो जियोफिन बहुत अच्छा करना चाहिए। तो रिलायंस और जियोफिन दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और लेके रखने चाहिए डिब्बे। ठीक है। एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस अभी शुरू हो रहा है, आपको अगर ये मलाल हो सकता है कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को शुरुआती दिनों में नहीं रखा, उस समय हम छोटे थे या हमारे पूर्वजों ने उसको नहीं खरीद पाए, तो एक शायद मौका, मैं विजय जी को इतना सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है वो ये बात भी कहना चाहते हैं कि जियो फाइनेंशियल से आप वो कमी पूरी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वैसे तो उनको दोनों ही शेयर पसंद है, लेकिन जियो फाइनेंशियल्स की जो बात सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बड़ा जॉइंट बनने को जाएगा आगे। आप धीरे धीरे करके इसको प्लस करें, एकुमुलेट करें। देखिए अभी भी आपको ना 20 रुपये सस्ता मिलेगा, जिस रेट से अलग हुआ है, 2.62 से रेट से अलग हुआ है, 2.47 का रेट अभी चल रहा है। तो अभी भी आप उन खुश नसीब लोगों में से एक हो जिसको डीमर्ज के बाद भी सस्ता मिल रहा है, तो आपके पास है, आप इसको रखो। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे एकुमुलेशन से इसका बेनिफिट मिला। आप सिर्फ पूरे महीने का एकुमुलेशन अगर आपने किया, यानी कि हर रोज़ मान लीजिए मैंने 10-10 शेयर खरीदे रिलायंस के 2400 रुपये डाल के, तो उसके बाद मेरे को एक ही दिन के अंदर ही कल 5% चला, तो मेरे महीने भर का रिटर्न उसने एक ही झटके में मेरे को दे दिया। तो ये एकुमुलेशन का, सिप का और डिप का सबसे बेहतरीन प्ले हो सकता है। आईआरसीटीसी में बहुत ही अच्छी रफ्तार है और ये शेयर पहुंच गया है 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर। पहले बाकी जो रेलवे स्टॉक्स हैं वो चल चुके हैं, आईआरसीटीसी में अब तेजी आई है और हम देख रहे हैं कि आज अब ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 741 रुपए के आसपास का इसका भाव है। कुछ दिनों पहले हम एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहे थे कि रेलवे की टिकटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रही है कंपनी, और उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर मिनट जो टिकट की जो बुकिंग है उसमें भी तेजी आएगी और निश्चित तौर पर कंपनी के लिए इससे रेवेन्यू के नए स्रोत बढ़ जाएंगे।
वंदे भारत ट्रेनें लगातार बढ़ रही हैं, तो पॉजिटिव ट्रिगर्स ढेर सारे हैं रेलवे को लेकर। एक व्यू आपसे चाहेंगे इस पर विजय सर, IRCTC क्या और बड़ी तेजी के लिए यहां से तैयार है? अगर किसी को थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना हो, 6 महीने साल भर का, वो अभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं? मुझे लगता है IRCTC मोनोपोली बिजनेस है, और जो भी मोनोपोली बिजनेस होता है, जैसे कॉम्पिटिटर ही नहीं है। भारतीय रेल में अगर आपको टिकट बुक करनी है तो और कोई तरीका ही नहीं है, आपको IRCTC के किसी चैनल पर जाना पड़ेगा। बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, मेक माई ट्रिप या दूसरी जो ट्रैवल कंपनीज है, वो भी कहीं ना कहीं IRCTC के प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं। अगर खाना खाना है तो हालांकि दूसरे ऑप्शन अभी अवेलेबल है, बट मोस्टली आई थिंक 95 to 98% मार्केट शेयर IRCTC का ही है। अगर आपको कुछ भी भारतीय रेल से रिलेटेड करना है तो मोनोपोली है IRCTC की। तो देखिए, ये स्टॉक बिल्कुल जब टॉप इसका बना था करीब 1250 का था, और वहां पे मैंने बेचने की सलाह दी थी, मगर अभी मैं इसको बिल्कुल बेचने की सलाह नहीं दूंगा। और ये जो तेजी है मुझे लगता है बरकरार रहनी चाहिए। मेरा पर्सनल टारगेट इसका करीब 850-900 का है, तो यहाँ तक तो IRCTC कंफर्टेबली जाना चाहिए। तो जो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको निवेशित रहना चाहिए, IRCTC में रहिए। रेलवे में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अश्विनी वैष्णव जी ने एक बात बोली थी कि आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि कोई वेटिंग लाइन या वेटिंग पीरियड ही खत्म हो जाएगा, या वेटिंग की जो टिकट्स होती हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। इसका मतलब बहुत सारी नई ट्रेन ऐड करी जा रही हैं। इस बात को समझते हुए कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो काफी अच्छी खासी जनता ट्रेनों पे ट्रैवल करती है, तो उसके लिए कंपटीशन किया जा रहा है, और आई थिंक IRCTC वुड बी दी बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस। तो जो लोग जाएंगे वो खाना भी खाएंगे और दूसरी फैसिलिटीज भी यूज करेंगे IRCTC की। अब ऐसा होता था किसी टाइम पे कि रेलवे लॉस मेकिंग होती थी, पर मुझे लगता है कि IRCTC में लॉस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि निरंतर ट्रैफिक बढ़ रहा है, नंबर वन, और ये प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, ये पब्लिक को पास ऑन कर रहे हैं। अब उस पे जो कैप हुआ करता था किसी टाइम पे कि खाने का इतना कैप है या टिकट प्राइस का इतना कैप है, तो जैसे एयरलाइंस में होता है, तो उसी तरीके से रियल टाइम अकॉर्डिंग टू द रश ये जो जैसे हम ओला और उबर में भी देखते हैं, तो उस तरीके से इनके प्राइस हाइक्स हो जाते हैं। तो आई थिंक कहीं पे भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, तो होल्ड करके रखिए, और 850 तक तो मिनिमम जाना चाहिए। व्यू हम विजय से ले लेते हैं। विजय, कैनफिन होम्स में प्रॉब्लम पहले भी आई है, इनफैक्ट कुछ फ्रॉड के इंसिडेंट्स पहले भी रिपोर्ट हुए थे। हालांकि एक बुकिंग हाउस ने इंटरेक्शन के बाद, मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन के बाद एक नोट तो इशू किया है, लेकिन बार बार एक ओवरहॉल तो है ऑपरेशनल सिस्टम्स का। सो आप कैनफिन होम्स पर क्या रीडिंग रखते हैं? विजय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। I'm extremely sorry. No problem. What I'm saying is कि कहीं पे भी कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, गलत खबर आ जाती है। देखिए, मैं तो उस जमाने की बात करता हूँ जब सत्यम और मेटस में प्रॉब्लम हुई थी, तो कहाँ एक टॉप रंग IT कंपनी एकदम 6 रुपए का स्टॉक रह गया था, तो बहुत सारे लोगों का पैसा डिस्ट्रॉय हुआ था, DHFL में हुआ था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि ये सरकारी कंपनी की बैकिंग है इसमें, कैनरा बैंक की, बट फिर भी मैं कहता हूँ जहां पर भी कंट्रोवर्सी है तो वहां से दूर हो जाना चाहिए। उसमें इर्रिस्पेक्टिव आपका लॉस है प्रॉफिट है, एक बार को बाहर आइए और वेट करिए, क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, मैनेजमेंट को बोलने दीजिए, पूरी चीज खुल के सामने आने दीजिए। जो भी जांच होती है तो उससे पहले कोई डिसीजन लेना या उसमें बने रहने का कोई पॉइंट नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं आज की डेट में, अगर आप कहें तो मैं 2-3 रिकमेंडेशन देना चाहता हूं जहां पर बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग है, जहां पर मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा पैसा बन सकता है। तो वहां पे कंट्रोवर्सी में क्यों रहना और क्यों अपना पैसा चलाना, तो बेटर टू कम आउट। कमर्शियल स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। 6 महीने से स्टॉक ने रिटर्न दिया ही नहीं है, 6% का रिटर्न टोटल है। और इनफैक्ट जब से इसमें एक बड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ है ना, उसके बाद से हमने देखा स्टॉक पे एक ओवरहैंग जैसा है, ये कहीं स्टॉक गया ही नहीं है। और इस वक्त मेटल पैक में भी अच्छी मूव दिख रही है, और श्याम मेटालिक एक अच्छा स्टॉक। अगर यहाँ पे मेटल पैक से आपको कुछ चूज करना हो विजय, आप भी अपना कोई ट्रेड बताएं जो आपको लगता हो एक अच्छा यहाँ से, क्योंकि यू कैन चूज केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस ऑल्सो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बॉटम आउट के संकेत दे रहे हैं। और बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से, इनफैक्ट SRF के भी जो कमेंट्स आए थे कि कहीं ना कहीं नियरिंग बॉटम, और जो चाइना से जो डीस्टॉकिंग के जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं अब Q4 में ईज आउट हो जाएंगे। तो कोई स्टॉक जो आपको फंडामेंटली काफ़ी अच्छा दिखता हो इस स्पेस से ऐड करने के लिए?
मुझे आज अगर थोड़ा समय मिले तो 3-4 स्टॉक्स में रिकमेंड करना चाहूंगा। आपने मेटल बोला तो मुझे लगता है कि नगरनार स्टील प्लांट या एनएमडीसी स्टील बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, करीब 45 पे भी ट्रेड करता है। और मुझे लगता है कोई मध्यम अवधि के लिए भी इसको लेता है तो 60 का इसका पहला टारगेट है। ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है, अगर कोई इसको सालों साल रखना चाहता है मुझे लगता है कि यहाँ से दुगना तिगना कुछ भी भाव हो सकता है इसका। बहुत ही अच्छा प्लांट है और अभी डीमर्ज हुआ है एनएमडीसी से। दूसरा स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूंगा वो है जैकॉर। जैकॉर भी एक बहुत पुराना कंपनी है और इसके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है नवी मुंबई में, और हम सब जानते हैं नवी मुंबई में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है और बहुत सारी वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत सारे काम हो रहे हैं। और जय कॉर्प में जो करीब करीब अभी 315 316 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कोई भी इसको अगर थोड़ी मध्यम अवधि तक रखता है तो इसमें 380 का टारगेट हम देख पाएंगे। एक और जो स्टॉक में रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है डिफेंस स्पेस से। वो है गार्डन रीच शिपयार्ड। अभी हम कोचिन शिपयार्ड की हम बात कर रहे थे, मैजडॉक की बात कर रहे थे, तो गार्डन रीच शिपयार्ड में भी आज थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है, एक्यूमुलेशन है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे यदि कोई खरीदता है तो 920 और 950 के टारगेट के लिए गार्डन रीच शिपयार्ड में खरीदारी करी जा सकती है। और फाइनली एक स्टॉक में देना चाहता हूँ जो एविएशन स्पेस से जुड़ा हुआ है और एक ग्लोबल कंपनी है, एक्सेलिया काले। ये प्राइमरली पूरी दुनिया की एयरलाइंस को टेक्निकल सपोर्ट देता है। बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। गिरावट हो चुकी है, इस तेजी में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। फाइनेंशियल स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, ग्लोबल प्रेजेंस है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। करीब करीब अभी 1400 पे ट्रेड कर रहा है। इसको यदि कोई लेता है मध्यम अवधि के लिए तो मेरा मेरा टारगेट इसके लिए 1550 का है, तो इसमें भी एक अच्छी तेजी बन सकती है। ऐसे चढ़े हुए बाजार में भी ऐसे हीरे उपलब्ध हैं जो कि अभी चले नहीं है या ओवरबॉट टेरिटरी में नहीं है। तो मुझे लगता है जो 3-4 स्टॉक्स मैंने अभी बोले हैं इनमें अच्छा पोटेंशियल है और इसमें खरीदारी करी जा सकती ठीक है। एक्सेलिया सॉल्यूशंस नाम हो गया है कंपनी का, एक्सेलिया काले नाम था इसका। 1401 रुपए के आसपास का भाव है ये शेयर। इसके अलावा एनएमडीसी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और जय कॉप पर भरोसा है विजय जी का। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनी और आप इस पर कल क्या ट्रिगर्स हैं